नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। सुबह के 8 बज चुके हैं और हम एक बार फिर से लेकर हाजिर हैं 8 बजे की 8 बड़ी खबरों को लेकर, जिसमें आप तक हम पहुंचाते हैं विस्तार से जानकारी हर खबर को लेकर। बात पहली खबर की होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज और कल कर्नाटक और केरल के दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री आज 6 बजे कोचीन हवाई अड्डे पहुंचेंगे और आदि शंकराचार्य के जन्म स्थान क्षेत्र का दौरा करेंगे। दूसरी खबर, झारखंड में जारी राजनीतिक संकट के बीच हेमंत सोरेन की आज कैबिनेट की बैठक होगी, जिसमें आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। तीसरी खबर, आज से दिल्ली में फिर से पुरानी शराब नीति लागू होने जा रही है, जिसके चलते दिल्ली में नई सभी निजी शराब की दुकानें बंद हो जाएंगी और पुरानी सरकारी दुकानें खुल जाएंगी। चौथी खबर, सीएम योगी आज कर्नाटक दौरे पर रहेंगे, जहां वो एसडीएम इंस्टीट्यूट और यौगिक साइंस का दौरा करेंगे। पांचवी खबर, विवादों में घिरे बिहार के गन्ना मंत्री कार्तिक सिंह ने गन्ना उद्योग मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। छठी खबर, पंजाब में 51 लाख परिवारों को आज से फ्री बिजली मिलेगी। सातवीं खबर, यूपी के पूर्वांचल में बाढ़ बारिश का कहर जारी है। वाराणसी, चंदौली, मिर्जापुर समेत कई ऐसे इलाके हैं जहां सड़कें तालाब में तब्दील हो गई हैं। आठवीं खबर, दुबई में खेले गए एशिया कप के चौथे मुकाबले में टीम इंडिया ने हांगकांग को 40 रनों से हरा दिया। इस जीत के साथ ही भारतीय टीम ने सुपर 4 में अपनी जगह पक्की कर ली है। इन सारी ही खबरों पर इस बुलेटिन में हम आपको विस्तार तमाम अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। तो ये 8 बड़ी खबरें 8 बजे की, जो कि कई मायनों में महत्वपूर्ण है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभी दौरा काफी अहम है। और झारखंड की अगर बात कर ले तो झारखंड की पहली खबर के बारे में आपको ताजा जानकारी दे दें कि झारखंड में गहराते राजनीतिक संकट के चलते आज सोरेन की कैबिनेट की बैठक है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज होने वाली कैबिनेट की बैठक शाम 4 बजे से प्रोजेक्ट भवन सभागार में आयोजित होगी। इस बैठक में राज्य से जुड़ी कई महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए जाएंगे। आपको बता दें कि वर्तमान राजनीतिक संकट के बीच होने वाली कैबिनेट की बैठक काफी महत्वपूर्ण होगी। तो शाम 4 बजे ये बैठक शुरू होगी और कैबिनेट की इस बैठक में अहम निर्णय लिए जाएंगे। लेकिन मौजूदा समय में संकट जो है वो अब भी झारखंड में जारी है, सियासी संकट, और इस बीच कैबिनेट की इस बैठक को कई मायने में खास माना जा रहा है। सरकार पर संकट गहराता जा रहा है, जिसको लेकर चर्चा होगी। आज कैबिनेट की आज अहम मीटिंग में कई मंत्री नेता शामिल होंगे और उनसे बातचीत करेंगे आज हेमंत सोरेन। कमल कुमार हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कमल, देखिए, एक तरफ झारखंड का जो सियासी संकट है उस पर ब्रेक नहीं लगा है, दूसरी तरफ कैबिनेट की ये मीटिंग कितनी खास होने वाली है? जाहिर तौर पर जो कैबिनेट की मीटिंग है वो खास मानी जा रही है, क्योंकि जो स्थितियां बनी हुई हैं वर्तमान स्थिति जो बनी हुई सरकार को लेकर के, ऐसे में कैबिनेट की बैठक ये दर्शा रहा है कि जो एक दिशा है अभी बरकरार है और सरकार अपने कार्यों में लगी हुई है। अगर बात करें कि जो स्थितियां बनी हुई थी निर्वाचन आयोग के निर्णय को लेकर के राज्यपाल को जो सुनाना है वो अब तक नहीं सामने लाया गया है, और बावजूद इसके लगातार स्थितियां लग रही थी कि सरकार में संकट है और मुख्यमंत्री की कुर्सी जा सकती है, उनकी सदस्यता जा सकती है, लेकिन अब तक कुछ भी नहीं हुआ है। इसको लेकर के जो सत्ताधारी दल झारखंड मुक्ति मोर्चा है उन्होंने भी साफ तौर पर सीधे राज्यपाल को लेकर के कहा है कि राज्यपाल को इसकी स्थितियों को स्पष्ट करना चाहिए, क्योंकि इससे जो सरकार जो चल रही है उसमें समस्याएं आ रही है, जो निर्णय है वो लेने में समस्याएं आ रही है, ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है। लेकिन इस बीच कैबिनेट की बैठक बुलाने से यह साफ हो गया है कि जो सरकार है वो ये भी साबित करना चाह रही है कि हम अपने कार्यों में लगे हुए हैं, किसी भी तरह की समस्या नहीं है। और कल जिस तरह से शाम देर रात लौटे हैं 4 कैबिनेट मंत्री कांग्रेस कोटे के, उन्होंने भी साफ कहा कि जो कार्य हैं सरकार के वो चल रहे हैं, लगातार जारी हैं, और इस कैबिनेट की बैठक में शामिल होने के लिए ही वो रायपुर से लौटे हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि वह फिर से जा सकते हैं, क्योंकि उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि जो ऑपरेशन लोटस है वो कई राज्यों में चल रहा है, और ऐसे में खुद को सुरक्षित रखना जरूरी है, क्योंकि भाजपा पर आरोप है कि वो किसी भी सरकार को गिराना चाहती है और अपनी सरकार बनाना चाहती है ऑपरेशन लोटस के तहत। ऐसे में साफ तौर पे उनका मानना है
कि अगर वो खुद को सुरक्षित रख रहे हैं तो कमल, कोई गलत देखिए बात नहीं सियासी है। संकट तो झारखंड में है ही और लगातार जारी है, लेकिन प्रदेश की व्यवस्थाओं में कोई कमी ना हो और प्रदेश की व्यवस्थाओं में योजनाओं पर इस संकट का कोई असर ना हो, इसको ध्यान में रखकर भी क्या कैबिनेट की मीटिंग ली जाएगी और इसमें क्या जो पेंडिंग फैसले हैं उनको भी पूरा किया जाएगा? बिल्कुल साफ तौर पर ये दर्शाया जा रहा है कि जो भी विकास के कार्य हैं या जो भी निर्णय लिए जाने हैं उसको वो कैबिनेट से पास करेंगे। कल कई प्रस्तावों को भी पास किया है मुख्यमंत्री ने और उसे कैबिनेट में लाकर उसे पास किया जाएगा ताकि ये ना हो कि जो सरकार के विकास, जो राज्य के विकास के कार्य है उसमें रोड़ा उत्पन्न हो रही है। तो कहीं ना कहीं कैबिनेट की बैठक में कई मुद्दों को लाया जाएगा और प्रस्ताव पारित किए जाएंगे जिससे जो समस्याएं हैं राज्य में, जो पेंडिंग वर्क्स हैं उसको भी पूरा किया जा सके। तो ये अहम माना जा रहा है और ये भी हो सकता है कि कुछ और अहम निर्णय आए जो सरकार के बहुमत को लेकर के जरूरी हो, जो सामने लाया जा सकता है, उसको लेकर के भी निर्णय आने की उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि अभी कुछ भी कहना जल्दीबाजी होगी। जी चलिए, बहुत शुक्रिया कमल इस तमाम जानकारी के लिए। अब बात करेंगे अगली खबर की। दिल्ली की शराब पॉलिसी देश दुनिया में चर्चा के केंद्र में है। दिल्ली की सरकार और सत्तारूढ़ पार्टी इसे पूरे देश की सबसे अच्छी शराब नीति बता रही है। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी ने इसे भ्रष्टाचार की जड़ बताया है। इसी बीच आज से दिल्ली में फिर से पुरानी शराब नीति लागू होने जा रही है। आज से दिल्ली में नई सभी निजी शराब की दुकानें बंद हो जाएंगी और पुरानी सरकारी दुकानें खुल जाएंगी। दिल्ली में 1 सितंबर से फिर पुरानी शराब नीति लागू की जा रही है। इसके तहत सितंबर में 500 दुकानें खुलनी हैं और दिसंबर तक 700 दुकानें खोलने का सरकार का जो लक्ष्य है वो तय किया गया है। तो आबकारी विभाग की टीम देखरेख करेगी और ऐसे में जो दुकानें नई नई खोली गई हैं अब वो बंद हो जाएंगी, क्योंकि जो पुरानी नीति है शराब नीति वो आज से ही यानी कि 1 सितंबर से लागू हो गई है। तो आबकारी विभाग की टीम देखरेख करेगी इस पूरे मामले में। पहले हफ्ते में 300 दुकानें खोलने की तैयारी है सरकार की और उसके बाद धीरे धीरे इसकी संख्या को बढ़ाया जाएगा। नमित त्यागी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नमित, जिस नीति को लेकर पूरे देश में चर्चा तेज है, जिस नीति को लेकर लगातार बीजेपी आम आदमी पार्टी पर हमलावर है, आज से वो नीति की शुरुआत। देखिए, बिल्कुल जो दिल्ली सरकार की नई शराब नीति थी वो जो है वो आज खत्म हो गई है और जो पुरानी शराब नीति है उसी को फिर दोबारा से लागू कर दिया गया है। हालांकि अगले 6 महीने तक ये पुरानी शराब नीति लागू रहेगी जब तक सरकार जो है कोई नई गाइडलाइंस जारी नहीं करती है। हालांकि आज से सबसे बड़ा बदलाव दिल्ली के अंदर ये आएगा कि जितनी भी प्राइवेट शराब की दुकानें हैं वो पूरी तरीके से बंद हो जाएंगी और दिल्ली के अंदर जो शराब है वो सरकारी ठेके जो है शराब के वो खोले जाएंगे। हालांकि जो सूत्र बता रहे हैं तकरीबन 300 सरकारी शराब की दुकानें जो हैं वो आज से खुलेंगी। हालांकि शुरुआती 1 सप्ताह में जो शराब के शौकीन हैं दिल्ली के अंदर उनको थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, क्योंकि अब तक मैक्सिमम जो शराब के ठेके थे वो प्राइवेट थे और वहां पर जो डिस्काउंट था शराब पर, भारी ऑफर जो था वो मिल रहा था, जो अब आज से खत्म हो जाएगा। हालांकि ये जुलाई के महीने में ही ये जो नई शराब नीति है वो खत्म होनी थी, लेकिन इसको 1 महीने के लिए एक्सटेंड किया गया था, यानी कि 1 महीने के लिए बढ़ाया गया था। लेकिन आज से जो है पूरा नई जो शराब नीति है इसको पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया है और जो पुरानी शराब नीति है वही दिल्ली में लागू हो गई है। देखिए नमित, एक चीज और भी है कि जो पुरानी दुकानें अब बंद हो जाएंगी, जो खोली गई थी हाल ही में, उनके स्टॉक का क्या होगा? देखिए, जहां तक जो प्राइवेट शराब की दुकानें जो अब तक खुल रखी थी, पिछले हमने 15 से 20 दिन में देखा था कि कई प्राइवेट शराब की दुकानों ने काफी जो ऑफर थे वो दिए थे। 1 शराब की बोतल के साथ 1 फ्री, कई दुकानों पर तो 1 के साथ 2 भी फ्री देख रहे थे। तो ऐसे में ज्यादातर जो प्राइवेट शराब की दुकानें हैं उनके यहाँ से स्टॉक खत्म हो चुका है, पूरी तरीके से शराब के ठेके जो है वो खाली हो चुके हैं। अब सवाल ये है कि आखिर जो नई सरकारी शराब की दुकानें हैं उनके अंदर कितना स्टॉक है और कितनी जल्दी सरकार जो है उनके अंदर स्टॉक रखेगी, क्योंकि अब मैक्सिमम दिल्ली के खासतौर पर बात करें, खासतौर पर वो इलाके जहां पर प्राइवेट शराब की दुकानें काफी ज्यादा थे, लेकिन उसके मुताबिक अकॉर्डिंग बात करें तो सरकारी ठेके थोड़ा सा कम होंगे, तो ऐसे में लोगों को थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। इसके अलावा दिल्ली सरकार ने आज से एक एंड्रॉइड ऐप भी चालू किया है, जिस ऐप के जरिए आप अपने आसपास के शराब की दुकानों को सर्च कर सकते हैं, कौन सा ब्रांड की शराब आपको चाहिए वो सर्च कर सकते हैं, किस दिन ड्राई डे रहेगा वो सर्च कर सकते हैं। तो इस तरीके की सुविधाएं जो है वो आपको सारी
जानकारी आम जनता तक पहुंचेगी। नमित, बहुत शुक्रिया विस्तार से जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे तीसरी खबर की। विवादों में घिरे बिहार के गन्ना मंत्री कार्तिक सिंह, जी हां, गन्ना उद्योग मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है उन्होंने। सीएम नीतीश कुमार ने उनका इस्तीफा स्वीकार भी कर लिया। अब कार्तिक कुमार बिहार कैबिनेट के सदस्य नहीं रहे। गन्ना उद्योग विभाग का अतिरिक्त प्रभार राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री आलोक कुमार मेहता को दिया गया है। इससे पहले कार्तिक कुमार का विभाग बदल दिया गया था। कानून मंत्रालय की जगह उन्हें गन्ना मंत्रालय दिया गया था। आपको बता दें कि कार्तिक सिंह को अपहरण के एक मामले में कथित संलिप्तता के बावजूद मंत्रिमंडल में शामिल किया गया था, जिसके बाद उन्हें और सीएम नीतीश कुमार को भारी आलोचना का सामना करना पड़ा था। लेकिन अब उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और उनके इस्तीफे को स्वीकार भी कर लिया गया। नीतीश कुमार ने इस्तीफा मंजूर किया। मंत्री पद बदलते ही कार्तिक सिंह ने इस्तीफा दिया है। जैसे ही मंत्रालय बदला वैसे ही उन्होंने इस्तीफा सौंप दिया। संजीव राय मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं। संजीव, मंत्री कार्तिकेय की जो नाराजगी है वो सामने तब आई जब उनका मंत्रालय बदला गया। हालांकि वो विवादों के घेरे में ऑलरेडी थे, लेकिन बावजूद इसके इन्होंने मंत्री पद की शपथ ली। अब कहा जा सकता है कि जो लगातार दाग लग रही थी सरकार पर वो अब नहीं लगेंगे और ना ही अब आरोपों का सामना करना पड़ेगा सरकार को। देखिए, इस पूरे मसले में जिस तरह से कार्तिक कुमार या की बात करें तो कैबिनेट से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। 16 अगस्त को शपथ ग्रहण के बाद ही कार्तिक कुमार विवादों के घेरे में थे। इसको लेकर नीतीश कुमार की किरकिरी हो रही थी और लगातार इसमें आपने देखा होगा कि 2014 का एक मामला था जिसमें अपहरण का मामला था उन पर, और जिस दिन वो शपथ ले रहे थे उसी दिन कोर्ट ने भी संज्ञान लिया था। तो इस पूरे मसले पर कहीं न कहीं नीतीश कुमार की लगातार किरकिरी हो रही थी। भाजपा के तमाम नेता जो है वार कर रहे थे कि ये सुशासन नहीं कुशासन है। तो इसको लेकर कहीं न कहीं नीतीश कुमार ने स्टेप लिया और उनका जो है विभाग बदल दिया, यानी कि विधि मंत्री से वो गन्ना उद्योग मंत्री बनाए गए। उसके बाद जिस तरह से एक तुरंत ही कार्तिक सिंह का ये कल जिस तरह से पूरी देर रात तक क्लियर हो गया कि कार्तिक सिंह ने इस्तीफा दे दिया है। तो देखिए, इसके पीछे की पूरी लॉजिक यही है कि कहीं ना कहीं ये जिस तरह से जेडीयू आरजेडी की जो सरकार बनी है उसमें ये एक दिखाने की कोशिश की गई है कि वो स्वच्छ है और साफ सुथरा एक सरकार देना चाहते हैं। लेकिन इसके पीछे की एक और तस्वीर है कि कार्तिक सिंह का इस्तीफा बहुत सारे कई सारे जो विवाद हुए, उसके अलावा जो इन पर आरोप है, तो मुझे लगता है कि ये भी एक कारण रहा हो जिसके कारण इनको दबाव में या फिर इस्तीफा देना पड़ा है। तो ये पूरा कारण यही लग रहा है कि नीतीश कुमार की कैबिनेट में जिस तरह से नीतीश कुमार की किरकिरी हुई है उसको लेकर जेडीयू आरजेडी के बीच जो समन्वय बना या फिर कार्तिक कुमार को समझाया गया, तो ये यही कारण रहा कि कार्तिक सिंह ने पूरा जो कह सकते हैं कि मंत्रिमंडल से अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। बहुत शुक्रिया संजीव इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे खबरों में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज और कल कर्नाटक और केरल के दौरे पर रहेंगे। कार्यक्रम के मुताबिक पीएम मोदी 1 सितंबर को शाम 6 बजे कोचीन हवाई अड्डे के पास कलाड़ी गांव में आदि शंकराचार्य के पवित्र जन्म स्थान श्री आदि शंकर जन्मभूमि क्षेत्र का दौरा करेंगे। 2 सितंबर को सुबह 9:30 बजे प्रधानमंत्री कोच्चि में कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड में आईएनएस विक्रांत के रूप में पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत चालू करेंगे। देश को समर्पित करेंगे आईएनएस विक्रांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और ऐसे में देखा जाए अगर तो नौसेना के लिए खासतौर पर यह बहुत बड़ी बात है। आईएनएस विक्रांत जो कि आधुनिक तकनीक से लैस है और ऐसे में बड़े बड़े युद्ध में भी सक्षम है अपनी ताकत दिखाने में। बहुत ज्यादा ताकतवर जहाज है ये। और कहा जा सकता है कि केरल और कर्नाटक का ये दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देश हित के लिए, विकास के लिए बहुत ही ज्यादा खास है। 6 बजे कोचीन एयरपोर्ट पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यहां पर आदि शंकराचार्य के जन्म स्थान पर जाएंगे, पहले दौरा करेंगे यहां पर जन्म स्थान का, और उसके बाद अगले दिन आईएनएस विक्रांत देश को समर्पित करेंगे। आईएनएस विक्रांत जिस तरीके से कहा जा रहा है इसको शुरू करेंगे, चालू करेंगे, शिपयार्ड लिमिटेड जाएंगे। पीयूष शुक्ला मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं। पीयूष, कर्नाटक और केरल का जो ये दौरा है प्रधानमंत्री का, ये बहुत ज्यादा खास है क्योंकि पहली चीज तो सेना को और मजबूत करने के लिए आईएनएस विक्रांत को देश को समर्पित किया जाएगा, और दूसरी चीज आदि शंकराचार्य के जन्म स्थान भी जाएंगे पीएम मोदी। आज जो प्रधानमंत्री का ये दौरा है
2 दिवसीय दौरा है, कर्नाटक और केरल के दौरे पर रहेंगे और कार्यक्रम के मुताबिक प्रधानमंत्री 1 सितंबर शाम 6 बजे कोचीन हवाई अड्डे के पास कालड़ी गांव है, जहां आदि शंकराचार्य की जन्मस्थली जिसे बताया जाता है, वहां पर जाएंगे और उनकी जन्मभूमि क्षेत्र का दौरा करेंगे। 2 सितंबर को सुबह 9:30 पर प्रधानमंत्री कोचीन में कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड में INS जो खड़ा हुआ वहां पर विक्रांत, उसको देश को समर्पित करेंगे और ये देश का पहला विमान वाहक पोत होगा जो स्वदेश में निर्मित होगा। बहुत शुक्रिया पीयूष इस तमाम जानकारी के लिए। तो सीएम योगी का आज कर्नाटक दौरा है। सुबह 11:30 बजे बेंगलुरु पहुंचेंगे और एसडीएम इंस्टीट्यूट और यौगिक साइंस का वो दौरा भी करेंगे। तो आज योगी आदित्यनाथ का कर्नाटक दौरा है और कर्नाटक वो जाएंगे, यहाँ पर एसडीएम इंस्टीट्यूट और यौगिक साइंस का वो दौरा करेंगे। तो कर्नाटक के दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सीएम का दौरा बहुत खास है क्योंकि वो इंस्टीट्यूट जाएंगे और यहाँ पर यौगिक साइंस का दौरा भी करेंगे, जानकारी लेंगे इस बारे में भी वो और समझेंगे भी कि आखिर इस साइंस के पीछे क्या चीज़ें हैं और साथ ही तमाम इंस्टीट्यूट जाकर वहाँ की चीज़ों को, वहाँ के व्यवस्थाओं को भी परखेंगे, जानेंगे। तो एसडीएम इंस्टीट्यूट भी जाएंगे। सीएम योगी का आज कर्नाटक का दौरा है। कर्नाटक जाकर यहाँ पर वो यौगिक साइंस का भी दौरा करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बिना रुके तमाम जगहों पर जा रहे हैं और हर जगह मीटिंग के साथ साथ पार्टी की जो मीटिंग होती है उसमें भी हिस्सा ले रहे हैं। लेकिन कर्नाटक का भी ये दौरा बहुत खास है। शेखर आनंद त्रिवेदी मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं। शेखर, कर्नाटक के दौरे के मायने क्या है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के? देखिए, कर्नाटक में आने वाले समय में विधानसभा चुनाव होना है और बसवराज बोम्मई जो कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जो कामकाज का मॉडल है उसकी भी तारीफ की थी। उन्होंने कहा आवश्यकता पड़े तो योगी मॉडल को कर्नाटक में भी लागू किया जा सकता है। बुलडोजर और भ्रष्टाचारियों और अपराधियों पर लगाम कसने के लिए उन्होंने जो तरीका अपनाया है वो कर्नाटक में भी आ सकता है। कर्नाटक हाईली सेंसिटिव स्टेट है। कई बार वहां पर हिंदू मुस्लिम राइट्स हो चुके हैं। हुबली में आपने देखा कि जिस तरीके से तिरंगा यात्रा कभी उमा भारती ने शुरू की थी, उसके उस समय पे भी बहुत तनाव हुआ था। अभी 24 घंटे पहले जब गणेश चतुर्थी के मौके पर गणेश पूजन हुबली में हुआ है, तो ये भी राष्ट्रीय सुर्खियों में से एक है खबर। तो इस लिहाज से समझा जा सकता है कि जिस तरीके का वहां पर एक माइंडसेट है या जिस तरीके की गतिविधियां चलती रही हैं, उसमें योगी आदित्यनाथ का ये दौरा अति महत्वपूर्ण हो जाता है। हालांकि योगी आदित्यनाथ जो है वो एसडीएम इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी एंड यौगिक साइंस सेंटर का दौरा करेंगे और ये काम करीब 12 बजे होगा। 15 मिनट तक वो उस परिसर में रहेंगे और उसके बाद दोपहर में श्री धर्म स्थल मंजुनाथेश्वर इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी एंड यौगिक साइंस के क्षेम वन का वो उद्घाटन भी करेंगे और उसके बाद HL हवाई अड्डे से वापस यूपी के लिए लौटेंगे। बहुत शुक्रिया शेखर तमाम जानकारी साझा करने के लिए। बात दुमका की करेंगे, जहां दुमका लड़की की मौत का मामले में आपको बता दें कि पॉक्सो एक्ट लगाई गई है और कई धाराएं भी। मृतका अंकिता की उम्र 15 साल थी। पहले 19 साल बताई गई थी अंकिता की उम्र, लेकिन 15 साल थी उसकी उम्र। मामले में पॉक्सो एक्ट की धाराएं लगाई गई हैं। आपको बता दें कि मृतका अंकिता की उम्र 15 साल थी और इससे पहले 19 बताई गई थी, लेकिन अब जब लगातार जांच पड़ताल हो रही है और परिजनों से पूछताछ हो रही है तो उसमें निकलकर बातें सामने आई हैं कि 15 साल मृतका है, उसकी उम्र 15 साल है, ना कि 19 साल। और ऐसे में जो हरकतें की गई, कमल कुमार मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं। कमल, देखिए पॉक्सो एक्ट के तहत जो है अब मामला दर्ज कर लिया गया है कई धाराओं में, और
जो अब बातें निकलकर सामने आ रही हैं, खासतौर पर उम्र को लेकर, कहीं ना कहीं अब कहा जा सकता है कि कुछ चीजें जब क्लियर हो जाती हैं तो और भी ज्यादा तेजी से अब कार्रवाई की उम्मीद है। बिल्कुल, देखिए ये सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगा कि जो वहाँ एसडीपीओ थे नूर मुस्तफा, जिनके द्वारा इस मामले को थोड़ी बहुत इधर उधर करने का प्रयास किया गया था, जो भाजपा की ओर से आरोप लगाए गए। भाजपा की ओर से यह साफ तौर पे कहा गया था कि नूर मुस्तफा जो एसडीपीओ है, उन्होंने नाबालिग जो अंकिता थी उसको बालिग बनाने के लिए उम्र को बढ़ाकर उसमें दर्ज किया था, लगा और इसकी जांच पड़ताल होने लगी, तब यह साफ हुआ कि अंकिता वास्तव में नाबालिग थी। और इसी के तहत अब वो जो एक्ट जो लगाए जाते हैं नाबालिग होने पर, वो लगाए गए हैं ताकि कड़ी से कड़ी सजा मिल सके। वहीं पुलिस को 72 घंटे के लिए रिमांड पर भी दोनों आरोपियों को दिया गया है उनसे पूछताछ करने के लिए। जो शाहरुख और नईम थे, उन्हें 72 घंटे के रिमांड पर भी ली गई है पुलिस के द्वारा, ताकि पूछताछ किया जा सके कि कहीं उनका संपर्क और किसी से था और लोग थे उसमें शामिल, या फिर किस वजह से इन्होंने इस तरह की घटना को अंजाम दिया। और वहीं दूसरी तरफ नूर मुस्तफा जो एसडीपीओ है, उन्हें इस जांच से हटा भी दिया गया है। विपक्ष की भारतीय जनता पार्टी ने मांग भी की है कि उनकी भी जांच होनी चाहिए, आखिर उन्होंने आरोपी है उन्हें बचाने के लिए क्यों ऐसा किया और नाबालिग को बालिग क्यों बनाया। तो अब ये साफ हो गया है और अब उसके तहत ही कार्रवाई होगी। बहुत शुक्रिया कमल इस तमाम जानकारी के लिए। और फिलहाल 8 बजे की 8 बड़ी खबरों में इतना ही, लेकिन आगे भी खबरों का सिलसिला न्यूज़ इंडिया पर लगातार जारी रहेगा।